लगातार भारत प्रतिबद्ध है इन सभी छात्रों को भारत वापस लाने के लिए। और चलिए चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक खास मेहमान इस विषय पर जुड़ चुके हैं। रक्षा विशेषज्ञ DS ढिल्लों हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। जिस तरह की परिस्थितियां बन रही हैं उसके मद्देनजर आज का दिन भी बेहद अहम है। आपसे थोड़ी देर बाद वार्ता होनी है, लेकिन उससे पहले आप देख रहे हैं कि न्यूक्लियर अटैक तक की बातें हो रही हैं, तीसरे विश्व युद्ध की बातें हो रही हैं, लेकिन इस सबके बीच भारत अपने छात्रों को वापस लाने के लिए जो कदम उठा रहा है, क्या वो कदम अभी आप कह सकते हैं कि ये उचित है या समुचित है? जितनी कोशिशें होनी चाहिए थी वो सारी कोशिशें भारत कर रहा है। देखिए, सबसे पहले तो मैं स्टूडेंट के मसले पे ही बात करूंगा। कोशिशें तो जारी हैं, पर कोशिशें उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए थी, क्योंकि हमने पहले भी मौका गवा दिया है। जब वहाँ एयरपोर्ट चालू थे तो सिर्फ एक ही फ्लाइट हम वापस ला पाए। अभी हम स्टूडेंटों को कह रहे हैं खारकीव छोड़ दो, कीव छोड़ दो और कैसे न कैसे पहुंच जाओ और कंट्री से बाहर निकल जाओ। मसला तो मेन कंट्री से बाहर निकलने का ही है, यूक्रेन से बाहर निकलने का मसला है। और अगर वो यूक्रेन से बाहर आ गए तो फिर तो कोई इशू नहीं है। तो अभी हम यूक्रेन के अंदर हमें कुछ ना कुछ सिस्टम बनाना होगा, कुछ तलाशना होगा। और इसके लिए बेस्ट जो ऐसी वॉर लाइक सिचुएशन में वो होता है इंटरनेशनल रेड क्रॉस एसोसिएशन। हम उनको क्यों नहीं अप्रोच कर रहे अभी तक? क्योंकि ये बिना रेड क्रॉस की इन्वॉल्वमेंट से, बिना फिजिकली वहाँ से रेड क्रॉस के झंडे तले ही ऐसे इलाकों से शरणार्थी निकल पाते हैं। इस तरह उनको एडवाइजरियां देने से नहीं निकल सकते कि कोई छोड़ के इस तरह 300-400 किलोमीटर का बॉर्डर और ठंडी रातें, वहाँ पे ATM में पैसे नहीं है, लोगों के पास नेट नहीं है, फोन चार्ज करने के कहीं पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। तो ऐसे में ये क्या वाजिब तरीका है कि स्टूडेंटों को हम छोड़ दें उनके हाथ में इतनी ठंडी में? हमें कुछ ना कुछ तरह से वहाँ एंटर करना होगा। और जैसा कि युद्ध का खतरा बढ़ रहा है, अब कीव के बिल्कुल सेनाएं बिल्कुल पास पहुंच गई है। 30-40 किलोमीटर तो लंबी कॉन्वॉय रशिया की जो घेरने को तैयार खड़ी है कीव, तो किसी भी क्षण वो कीव में जा सकते हैं। तो इस समय स्टूडेंट बाहर निकलना, वो भी अपने बंकरों से, मुझे लगता है कि सही कदम नहीं होगा। हमें सबसे पहले उनको बोलना चाहिए क्योंकि सेफ जगह जहाँ भी मिलती है, कोई बंकर है, रेलवे स्टेशन है, तो वहाँ जाए, बजाय कि खुले में निकले। और खुले में अगर बमबारी हुई तो ये बहुत भयंकर मंजर होगा, जिसमें जैसा कि पहले हम एक स्टूडेंट गवा चुके हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसा दोबारा ना हो और हमारे जो नागरिक हैं, स्टूडेंट हैं, वो कुशल अपने वतन लौट आए। चले ढिल्लों साहब, ये तो बात रही भारत के साथ साथ जितने भी छात्र वहां भारतीय है उनके चिंताओं की बात। अब यूक्रेन और रूस के युद्ध की भी कर लेते हैं। आज बातचीत है ढिल्लों साहब, कितनी संभावनाएं आप देख पा रहे हैं दोनों देशों के बीच की बातचीत से कोई मसला हल हो जाए? इधर आपने ये भी देखा कि रशिया चाहता है कि राष्ट्रपति अगर बदल जाते हैं, विक्टर को वो लोग राष्ट्रपति बनाना चाहते हैं कि अगर राष्ट्रपति चेंज हो जाता है तो भी स्थितियां कंट्रोल में आएंगी। क्या ये भी एक विकल्प हो सकता है और ऐसा संभव है? देखिए, अगर राष्ट्रपति चेंज हो गया तो मसला ही हल हो जाएगा। अगर यहाँ तक बात बन जाए, मान जाए अभी प्रेजेंट जो राष्ट्रपति हैं यूक्रेन के, वो मान जाए रिजाइन करने को और नया राष्ट्रपति हो जाए तो वो मसला सॉल्व हो जाएगा। पर पहली मीटिंग में, जैसे मैंने कहा था, पहली मीटिंग बड़ी प्रिलिमिनरी है, दोनों पार्टियां अपना अपना स्टैंड लेंगी। आज शायद नए प्रपोजल लेके दोनों पार्टियां आएंगी बेलारूस में और कुछ ना कुछ लगता है कि बातचीत आगे प्रोसेस होगी। क्योंकि जिस तरह से अमेरिका अब एक तरह से सपोर्ट तो कर रहा है, पर कोई मटेरियल सपोर्ट नहीं है, कोई फौज की सपोर्ट नहीं है, कोई हथियारों की सपोर्ट नहीं है, तो उससे यूक्रेन के ऊपर भी एक भारी दबाव है कि कितने दिन टिक पाएंगे। हालांकि नागरिकों को हथियार दे दिए और उनको राइफलें दे दी, तो ये नागरिक हथियार लेके क्या टैंकों का, तोपों का मुकाबला कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। एक मोरल बूस्टिंग फैक्टर तो हो सकता है, पर एक बख्तरबंद सेना के सामने नागरिकों को इस तरह मरवाना उचित नहीं होगा। और इस तरह से जंग जो है बहुत ज्यादा और भयानक होगी। तो कुछ ना कुछ सोल्यूशन दोनों देशों को निकालना चाहिए कि इससे पहले कि ये वॉर वहाँ उस खित्ते में और आगे बढ़े। ढिल्लों साहब, न्यूक्लियर अटैक तक की बातें इस बार हो रही हैं और ये कहा जा रहा है कि अब यूक्रेन की तरफ से भी ये चिंता जाहिर की जा रही है, यानी हर उस एस्पेक्ट पर बात हो रही है जिस पर इस युद्ध में बात होनी चाहिए। इस वक्त जो परिस्थितियां हैं
विकल्प यूक्रेन के पास क्या बचता है? बातचीत की टेबल पर जाने के पहले भी यूक्रेन कई तरह के आरोप रशिया पर लगा रहा है। रशिया ने भी ये कहा कि यूक्रेन जो है न्यूक्लियर का इस्तेमाल कर सकता है, वो चीजें उसके पास हैं। कल आपने देखा कि ईयू से भी एक मार्मिक अपील की गई राष्ट्रपति जेलेंस्की की तरफ से। इन तमाम चीजों का कोई इंपैक्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है? इन चीजों का कोई इम्पैक्ट नहीं है। सबसे पहली बात यह है कि यूक्रेन के पास कोई न्यूक्लियर हथियार नहीं है, ये बात बिल्कुल स्पष्ट है और ये रूस को भी स्पष्ट है। अगर उनके पास हथियार होते तो रूस वहां पे इस तरह घुसने की हिमाकत ही ना करता। उनकी इंटेलिजेंस के हिसाब से उनके पास कोई जो न्यूक्लियर वेपन नहीं है। दूसरा, अगर आपको याद होगा, काफी साल पहले शायद 1993 में एक संधि हुई थी जिसके तहत यूक्रेन ने मान लिया था कि वो कोई भी न्यूक्लियर वेपन प्रोड्यूस नहीं करेगा और बनाएगा नहीं और स्टॉक फाइल नहीं करेगा। रशिया सिर्फ न्यूक्लियर का इसलिए धमकी दे रहा है कि कोई अगर प्री एम्प्टिव वो कोशिश करे कहीं से कोई न्यूक्लियर वेपन स्मगल करके यूएस पे रशिया पे फायर करने की यूक्रेन कोशिश करे तो किसी न किसी तरह रशिया ऐसा माहौल बना दे कि हम रिटेलिएट करेंगे। अगर हमारे पे न्यूक्लियर हुआ तो हम भी वापस न्यूक्लियर कर सकते हैं। और उन्होंने अपनी जो कमांड भी एक्टिवेट कर दी है, रहसले भी शुरू कर दिए हैं। तो पूरा उन्होंने प्रेशर बना दिया है कि अगर हम न्यूक्लियर ऑप्शन के लिए गए तो यूक्रेन के लिए ये बहुत भारी पड़ेगा। एक तरह की प्रेशर पूरे वर्ल्ड के लिए उन्होंने बताई है, क्योंकि ये खबर खुद रशियन मीडिया ने बताई है, कोई इंटेलिजेंस की खबर नहीं है। यानी मैसेज कन्वे किया गया रशिया द्वारा कि हम न्यूक्लियर वॉर के लिए तैयार है और इसी तरह एक प्रेशर बनाया जा रहा है। ढिल्लों साहब, बात एक बार फिर से हम भारतीय छात्रों की कर लेते हैं। आज रात 9:30 बजे तक का ये समय दिया गया है एक एडवाइजरी में जो इंडियन एम्बेसी ने जारी किया है कि 9:30 बजे तक आपको खार्किव छोड़ देना है। कल आपने देखा कि दोनों देशों के राजदूतों को तलब किया गया जब एक भारतीय छात्र की मौत हुई। क्या भारतीय छात्रों की सुरक्षा के मद्देनजर और ज्यादा विशेष जोर दिए जाने की जरूरत है, रणनीति तैयार करने की जरूरत है? इन राजदूतों के जरिए भारत, रूस और यूक्रेन इन दोनों की सरकारों से ये बातचीत करके पहले एक वे तैयार करे कि छात्रों को वहां से निकालना कैसे है, क्योंकि इस तरह की एडवाइजरी जब जारी होती है अमूमन तो एक पैनिक सिचुएशन होती है। ये कह दिया जाता है एडवाइजरी में कि आपको 9:30 बजे तक छोड़ देना है शहर, लेकिन छोड़ना कैसे है, जाना किस तरफ है, कैसे वहां तक पहुंचे बिना अपनी जान को गंवाए, ये एक बड़ा मसला है। और जो छात्र वहां पर फंसे हुए हैं इस वक्त वो इस सिचुएशन में नहीं है कि इस पैनिक सिचुएशन को वो फेस कर पाए, तो लिहाजा एक जोर दिए जाने की जरूरत है, एक वे तैयार करने की जरूरत है। ढिल्लों साहब जी हाँ, बिल्कुल सही है। ये कहना तो आसान है एडवाइजरी की 9:30 बजे तक छोड़ दो, छोड़ के कहाँ जाए? ट्रेनों में उनको चढ़ने नहीं दिया जा रहा, रेलवे स्टेशनों में घुसने नहीं दिया जा रहा, तो छोड़ के कहाँ वो खुले में सो जाएं? ये बड़ा लगता नहीं है कि ये प्रैक्टिकल सोल्यूशन है। राजदूतों के थ्रू जो है कोई प्रेशर डालना और उनसे कोई हल लेना या कमिटमेंट लेना, वो एक बड़ी बात होगी कि हाँ हमारे स्टूडेंट को टच नहीं किया जाएगा, उनको ट्रेनों में जगह दी जाएगी और उनको सेफ पैसेज दिया जाएगा निकलने के, चाहे बसें हो चाहे टैक्सी हो। जब तक ये एश्योरेंस यूक्रेन की तरफ से नहीं आता तो इस तरह से स्टूडेंटों को सड़कों पे देना और टाइम बाउंड करके कि 9:30 बजे तक निकल जाइए, अगर वो नहीं निकल पाए तो क्या होगा? क्या हम उनको डिसोन कर देंगे? क्या वो भारतीय नहीं रहेंगे? उसके बाद भी तो अगर वहाँ पे कोई दुर्घटना होती है, कोई स्टूडेंट मारे जाते हैं, तो जिम्मेवारी हमारी एज ए नेशन बनती है कि हमने उनके लिए क्या किया। तो यहाँ भी उनके परिवार हैं, वो कह रहे हैं कि तकरीबन अभी 7-8 हजार यूक्रेन छोड़ के निकले हैं, तो इसका मतलब 20,000 के करीबन वहाँ और होंगे। एक और बात, आज मैं पंजाब में एक बात कर रहा था जिससे कि बहुत सारे लोग जो इलीगल तौर पे जाते हैं, जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं होता, कनाडा जाने वाले, यूएस जाने वाले, वो एजेंटों के थ्रू यूक्रेन वगैरह के रास्ते से जाते हैं। तो वैसे भी लोग बहुत होंगे जिनके पास कोई डॉक्यूमेंट भी नहीं होंगे, सिर्फ पासपोर्ट ही होंगे, या ना कोई उनके पास वीजा होगा ना कुछ होगा। तो असल तादाद क्या है वो किसी को नहीं पता है और ये एक बहुत बड़ी समस्या है और गंभीरता से लेने की कोशिश करनी चाहिए। अभी सिर्फ एक एयर इंडिया ही है जो ऑपरेट कर रही है, हालांकि अभी प्राइवेट एयरलाइंस ऑपरेट हुई हैं। सबसे जरूरी है कि हमारे C-130 जो है फ्लाई करे। जो भी हमारे पास जहाज हैं डोमेस्टिक को लो प्रायोरिटी देके लॉन्ग डिस्टेंस पे लगाए जाएं और जहां जहां फंसे हैं लोग उनको निकाला जाए। और सबसे इम्पोर्टेंट है कैसे न कैसे हम यूक्रेन की धरती के पे कैसे पहुंचे और इसको कैसे ऑर्गेनाइज करें, एयरलिफ्ट वहाँ बसों पे लाएं या उनको कैसे ऑर्गेनाइज करें, इसके ऊपर टॉप प्रायोरिटी पे काम होना चाहिए।
डीलर साहब, दूसरे दौर की बातचीत होनी है दोनों देशों के बीच, लेकिन इन सब के बीच जो रूस के विदेश मंत्री हैं उनका भी एक बयान सामने आया है कि यूक्रेन अगर अमेरिका के इशारे पर चलता है तो उसको ज्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। बनस्बत कि आप बातचीत के टेबल पर आए, बातचीत करें। यानी आप ये देखिए कि अभी भी अब रशिया के जो तेवर हैं वो तब तक नरम नहीं है जब तक, जैसा वो यूक्रेन पर आरोप लगा रहा है कि वो अमेरिका के इशारे पर चल रहा है। और क्या यहाँ पर यूक्रेन को भी ये सोचने की जरूरत है कि जिन देशों के सहारे उसने इतनी बड़ी मुसीबत को मोल लिया, एंड वक्त पर वो भी पीछे हट गए, लगातार वो गुहार लगा रहा है लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं है, तो यहाँ पर उसको एक बार फिर से सोचने की जरूरत है। बिल्कुल उनको सोचने की जरूरत है। देखिए, ये युद्ध का जो जेनेसिस है, जहाँ से शुरुआत हुई है, वो अमेरिका और रशिया ही है, क्योंकि रशिया नहीं चाहता कि नाटो की सेनाएं उसके बॉर्डर तक आ जाएं, तो इसीलिए रशिया ने ये अटैक किया है, इसीलिए वो यूक्रेन को नाटो में जाने से रोक रहा है। दूसरा नुकसान देखिए अपने देश का होता है, जब देश के जो राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं, उनकी एक जिम्मेवारी बनती है कि कितना नुकसान झेल सकते हैं, कितने लोगों की जान गंवा सकते हैं। यूक्रेन अभी युद्ध में बुरी तरह फंसा हुआ है और इस तरह से शहरियों को आगे कर देना, ढाल बना देना, ये उनके लिए सुसाइडल मिशन होगा। अगर आप पहले की लड़ाइयां भी देखिए कि पाकिस्तान ने भी 90,000 सोल्जर थे, फिर भी सरेंडर किया, क्योंकि उनको पता लग गया था कि अब ये लड़ाई बेमायने हो गई है, इसके बाद और सोल्जर मारे जाएंगे। तो जनरल न्याजी ने फैसला लिया सरेंडर करने का। जापान अगर पहले न्यूक्लियर बम के बाद सरेंडर करता तो शायद सेकंड बम की जरूरत ना पड़ती और लाखों लोग और बच जाते। तो एक स्टेज आ जाती है कि जब ये लड़ाई बेमाने हो जाती है और उसके बाद देश का नुकसान होता है, जो सालों लग जाते हैं पूरा होने में। इसलिए कहीं ना कहीं फैसला लेना चाहिए। अगर जेलेंस्की को गद्दी छोड़ के अपने देश को एक सुरक्षा मिलती है, अपने नागरिकों को सुरक्षा मिलती है, तो उनको ये समझना चाहिए कि इस लड़ाई में कोई फायदा नहीं है, नुकसान बहुत ज्यादा होगा शहरियों का, जान माल का, और जो आर्थिक तौर पे होगा वो तो होगा ही होगा। तो जरूर उनको इसके बारे में सोचना चाहिए कि किस तरह एक हल निकाल के और कोई ना कोई समझौते पे बातचीत आ जाए। डीलर साहब, भारत के रुख की भी बात कर लेते हैं। जिस तरह से भारत ने अभी तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रशिया के प्रति जो अपना रुख है वो संतुलित रखा है, यूक्रेन के प्रति भी संतुलित रखा है। रशिया हालांकि इस बात को अप्रिशिएट कर रहा है, तो भारत का इस वक्त जो रुख है ये रुख आगे भी होना चाहिए और ये जो रुख है वो उचित है। देखिए, भारत के पास कोई ऑप्शन नहीं है, हम किसी भी देश की साइड नहीं ले सकते। दोनों देशों के व्यापारिक संबंध है, रक्षा समझौते हैं, और खासकर रशिया से तो हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी थी, क्योंकि हमारा बहुत सारा नेवी और एयरफोर्स, आर्मी का भी थोड़ा बहुत इक्विपमेंट रशियन है, हमारे स्पेस की प्रॉब्लम आएगी। और दूसरा, चाइना हमें आंखा दिखा रहा है लद्दाख के बॉर्डर पर। अगर हम रशिया से बिगाड़ लेते हैं तो कल को अगर चाइना हमारे साथ कोई युद्ध शुरू कर देता है तो हमें रशिया की सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। तो हम रशिया से किसी हालत में नहीं बिगाड़ सकते और ना ही बिगाड़नी चाहिए, क्योंकि पुराने संबंध हैं। 1970 की लड़ाई में भी जब अमेरिका अपना बेड़ा भेज रहा था, 7वां बेड़ा यहाँ, तो रशिया ने काउंटर किया था उसको और हमें एक शील्ड दी थी कि नहीं, हम आपकी सपोर्ट में खड़े हैं। तो ऐसे अभी उनका विरोध करना सिर्फ इस बात पे कि जो उनका मसला रूस और अमेरिका के बीच में, यूक्रेन उसका एक मोहरा बन गया जिसमें यूक्रेन की बर्बादी बिल्कुल तय है। निश्चित तौर पर यूक्रेन की बर्बादी तय है, लेकिन ढिल्लों साहब अब आपसे ये भी समझने की कोशिश करेंगे, भारतीयों के संदर्भ में इस एडवाइजरी के जारी होने के बाद ये कहा जा रहा है कि आप जितनी तेजी से आप शहर छोड़ दें। ऑपरेशन गंगा को अगर हम देखें, अब तक 2,500 से ज्यादा जो छात्र हैं भारतीयों की वतन वापसी संभव हुई है और खुद जो केंद्रीय मंत्री हैं वो वहां पर पहुंच रहे हैं। इससे कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव मैसेज, एक ढांढस जरूर मिलेगा उन छात्रों को जो कि अभी यूक्रेन में फंसे हुए हैं, उनके परिजनों को। जो कोशिशें हैं सरकार की सही ट्रैक पर है। देखिए, सरकार की कोशिश तो ये है कि जो आदमी यूक्रेन से निकल गया उसको हम जहाज में बैठा के ले आएंगे। तो इससे क्या कॉन्फिडेंस बढ़ेगा? कोई कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि जहाँ हमें सपोर्ट हो रही है, कोई हमें प्रोटेक्शन दी जा रही है, जहाँ हम यहाँ सेफ हैं, कोई भोजन के पैकेट पहुंचाए जा रहे हैं, कोई पैसे का बंदोबस्त किया जा रहा है, कोई कनेक्टिविटी का। तो ये तो उन जो फंसे हुए हैं, हाँ, उनके चेहरों पे जरूर खुशी है। जो बाहर निकल गए हैं और फ्लाइट की इंतजार कर रहे हैं तो उनको आज या कल में फ्लाइट मिल जाएगी, जो बॉर्डर क्रॉस कर गए हैं। पर जो वहाँ फंसे हुए हैं, अभी भी यूक्रेन के अंदर हैं, तो उनके ऊपर क्या असर पड़ेगा? बल्कि ये एडवाइजरी उनके ऊपर और प्रेशर डालेगी कि जल्दी से यहाँ से निकलें। निकल के जाए कहाँ ये उन्हें भी नहीं पता और एडवाइजरी देने वालों को भी नहीं पता।
अच्छा डेलो साहब, कीव और खार्किव की अगर हम बात करते हैं, जिस तरह से रशिया पहले ये लग रहा था कि 2 से 3 दिनों में ये जो युद्ध है वो खत्म हो जाएगा, लेकिन आप देखिए कि तकरीबन 1 हफ्ते का समय जो है वो हो चुका है और अभी तक पूरे तरीके से कब्जा नहीं हुआ है। यूक्रेन की सेना को पहले ये कहा जा रहा था कि अपनी तमाम चीजों पर उसने खर्च किया, लेकिन रक्षा के क्षेत्र को उसने उतना सुदृढ़ नहीं किया जितना किया जाना चाहिए था। लेकिन बावजूद इसके यूक्रेन की सेना जिस तरीके से डटी हुई है और जिस तरह से जो पड़ोसी देश हैं जिस तरह से सपोर्ट कर रहे हैं यूक्रेन को, अभी भी मुश्किल है रशिया के सामने, अभी भी मशक्कत का सामना करना पड़ रहा है। नतीजा यह है कि अब मिसाइल के अटैक तक की भी नौबत आ रही है। देखिए, रशिया जो अभी तक टारगेट कर रहा है, मिलिट्री टारगेट को कर रहा है, सिविलियन टारगेट को कोई एक आधा शेल बेसिक बिल्डिंग में हिट हुआ हो, कोई सिविलियन टारगेट को नहीं किया। नहीं तो अगर इतनी बड़ी फौज है, अभी तक वो कीव में एक साइड से दूसरी साइड रौंदते हुए निकल जाती है। आरोप लगा रहा है डिलो साहब, अभी यूक्रेन ने आरोप लगाया कि जो किंडरगार्टन है या जो ऑर्फन एज है, यानी जो अनाथालय है, उन तक को निशाना बना रहा है रशिया। यानी दोनों तरफ से ये बातें की जा रही हैं, रशिया की तरफ से अलग और यूक्रेन की तरफ से अलग। देखिए, वो तो दोनों तरफ से जो ब्लेम और काउंटर ब्लेम तो दोनों तरफ से होंगे। बिल्कुल, रशिया भी कहेगा, यूक्रेन भी कहेगा। हालांकि यूक्रेन ने खुद जितने अपराधी थे, सजा काट रहे थे, उनको छोड़ दिया कि आप रशिया की फौज से लड़िए। तो युद्ध में तो हर तरह का हथियार और प्रोपेगेंडा यूज किया जाता है। काफी प्रोपेगेंडा वारफेयर भी होती है कि किस तरह उनको डीमोरलाइज किया जाए, उनकी फौजों को डीमोरलाइज किया जाए। रशिया ने भी कई बार अपील करी है यूक्रेन के सोल्जरों को कि आप सरेंडर कर दीजिए और इस तरह मत मरिए, आपके हित में है। तो ये प्रोपेगेंडा तो चलता रहता है, दोनों साइड से है। पर रशिया जहां तक नजर आ रहा है, उनकी सड़कों पे देखिए, आप टीवी के रिपोर्टर देखिए, दुनिया भर के चैनल वहां है इस टाइम में, कोई इस तरह रौंदने वाली कार्रवाई नहीं हो रही है जो रशिया कर सकता है। क्योंकि रशिया को ये पता है कि अगर वो उस तरह की कार्रवाई करेगा, सिटी के अंदर गाड़ियों के ऊपर टैंक चढ़ाएगा, जो पब्लिक की चीजों को तोड़ेगा, तो उसका बड़ा गलत असर जाएगा और ये वॉर अगेंस्ट जाएगी। इसलिए हो सकता है कि रशिया को ये लंबा थोड़ा टाइम लग जाए और किसी न किसी तरह कुछ पहले लगता था कि जल्दी से रशिया पूरा ओवररन कर जाएगा, 3 दिन पहले जैसा लग रहा था निश्चित तौर पर। और अब रशिया जो है इस तरह की एक्टिविटी के बाद वैश्विक स्तर पर पहले भी अलग थलग पड़ चुका है, प्रतिबंध और ज्यादा कड़े हो जाएंगे और शायद और ज्यादा अलग थलग हो जाए। बहुत शुक्रिया डीएस ढिल्लों साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए इस चर्चा में। तो यूक्रेन से भारतीय छात्रों को सुरक्षित निकालने का काम जारी है और इसी कड़ी में